बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो हमने नई सीरीज़ चला रखी है 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की। उसी सीरीज़ का ये एपिसोड नंबर 3 है टर्म 1 2021 के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारत के स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हैस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड पैट्रिक। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्थानीय शासन के जितने भी निर्वाचित निकाय थे वो कब अस्तित्व में आए थे? 1989 के बाद, 1882 के बाद, 1886 के बाद, 1990 के बाद। तो स्थानीय शासन के जितने भी निकाय हैं वो 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो सिफारिश थी वो कब और किसके द्वारा की गई? ऑप्शन फर्स्ट 1999 जेके कार्य समिति, ऑप्शन सेकंड 1989 में पीके प्रारूप समिति, ऑप्शन थर्ड 1989 पीके थुंगन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1989 में पीके थुंगन समिति के द्वारा यह कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर, स्थानीय शासन के अर्थ के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन होता है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से तथा कम खर्च में होता है और उपरोक्त सभी। तो देखिए, स्थानीय शासन के अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ के बारे में ऑप्शन ए, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन स्थानीय शासन के कथनों के बारे में हम बात करें तो ये चारों ही कथन उसके सही हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर अर्थ की बात हो रही है तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए एवं ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल। तो ये कथन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। ये आपका जो स्रोत है उसमें से मैंने लिया है ये प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा कदम और कब उठाया गया? यानी कि स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम कब और कौन सा कदम उठाया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है 1942 सामुदायिक कार्यक्रम, 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, थर्ड 1962 सामुदायिक विकास, 1989 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड, 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7, स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाने के लिए कब कदम उठाए गए थे? 1988, 87, 89 या 76। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय शासन का क्या लाभ होता है? पहला, सरकार का कार्यभार इससे कम हो जाता है। स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आ जाते हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च में व कम समय में हो जाता है और उपरोक्त सभी। तो स्थानीय शासन के लाभ के बारे में ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी, ये कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का एकीकरण, संपूर्ण संवैधानिक शक्तियां केंद्र के अधीन होंगी। फोर्थ है राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का जो ऑप्शन है वो होता है शक्तियों का विभाजन। विकेंद्रीकरण यानी कि विभाजन, सत्ता यानी कि शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, रोजगार सृजित करना,
जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित एवं लागू हुआ? दो प्रश्न एक साथ हैं, पारित और लागू। तो फर्स्ट है पारित 1993, लागू 1993, पारित 1992, लागू भी 1992, पारित 92, लागू 93, पारित 93 और लागू 94। तो संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद में 1992 यानी कि 1992 में पारित हुए और संपूर्ण रूप से 1993 में यह लागू हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है? भारत की जनसंख्या के प्रतिशत में कितनी जनसंख्या का प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है? अनुसूचित जाति 17.2, जनजाति 9.2, अनुसूचित जाति 18.6, जनजाति 8.8। थर्ड, अनुसूचित जाति 16.7, जनजाति 10.9। फोर्थ, अनुसूचित जाति 16.2, अनुसूचित जनजाति 8.2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.2% है और अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.2% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? गांव के स्थानीय शासन से, शहर के स्थानीय शासन थे, ए और बी दोनों। तो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है ये गांव के स्थानीय शासन से संबंधित है। वहीं अगर ये पूछा जाता कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो वो था शहर के स्थानीय शासन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? पहला, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित कराता है। सेकंड, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। थर्ड, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। फोर्थ, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है 74वां संविधान संशोधन ये संबंधित नहीं है, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत के स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है। हालांकि पंचायत से संबंधित ये भी है लेकिन ये ग्रामीण पंचायत से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ग्राम स्थानीय शासन है उससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। इस कथन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। 73वां संविधान संशोधन, 3 स्तर पर अध्यक्ष पद और आरक्षण दिया जाना। थर्ड, सिर्फ ग्राम पंचायत की कुछ सीटों में आरक्षण। फोर्थ, पंचायत में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय बनावट में क्या शामिल नहीं है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, एक तो ग्राम पंचायत है, ताल्लुक भी है, जिला भी है, राज्यसभा अलग हो जाता है, ये स्थानीय शासन में संबंधित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं, यह कथन किसके संबंध में? तो एक अथवा एक से ज़्यादा गांव किसके अंतर्गत आते हैं? ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और एक जिले के अंदर जितने गांव आते हैं वो जिला पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहाँ पे कौन सी पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं
कौन सी वहाँ पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं होती है? ताल्लुक, जिला या फिर ग्राम। तो इसका राइट आंसर है वहाँ पे ग्राम पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ताल्लुक होती है, यानी कि प्रखंड होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्यवर्ती जो पायदान होते हैं, यानी कि दूसरे नंबर का जो पायदान होता है, इसे क्या कहा जाता है? मंडल, खंड, तालुका या फिर उपरोक्त सभी। तो मध्यवर्ती पायदान को उपरोक्त सभी, यानी कि मंडल, खंड, तालुका, ये तीनों ही कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो यदि पंचायत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और उससे पहले भंग हो जाती है तो उसे 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु, यानी कि अपने पैसों से संबंधित, वित्तीय सहायता से संबंधित किस पर निर्भर रहते हैं? संपत्ति कर, सरकारी अनुदान, स्थानीय कर या फिर विशेष कर। तो इसका राइट आंसर है यह सरकारी अनुदान पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को पंचायती राज व्यवस्था में कब अपनाया गया? 1995, 1998, 1996, 1999। आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को पंचायती राज व्यवस्था में 1996 में अपनाया गया था, एक अलग से अधिनियम बनाकर। ठीक है। 24, पंचायतों के चुनाव के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, इनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है जिनकी कार्यकाल अवधि 5 साल होती है। सेकंड, पंचायत भंग होने पर 6 महीनों में दोबारा चुनाव होते हैं। थर्ड, 73वें संविधान संशोधन से पहले पंचायत भंग होने के बाद भी 6 महीने में दोबारा चुनाव होते थे। और फोर्थ है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पहला और दूसरा, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जो कि 6 महीने से पहले दोबारा चुनाव होंगे, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं था। ये 73वें संविधान संशोधन के बाद हुए हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से किस विचार की संगति बैठती है? आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना, स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय बनावट से, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था में जनता को सशक्त किया जाना। यहाँ पे जाना लिखा है, बल्कि यहाँ पे जनता को सशक्त किया जाना है। ठीक है। तो इसकी जो संगति बैठती है वो बैठती है आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को पंचायती राज व्यवस्था में अपनाया जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में एक कथन दिया गया है। बेसिकली ये कथन कहता है कि वह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करता है। यह कथन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयुक्त, पंचायती राज व्यवस्था की अवहेलना करने पर। तो इसका राइट ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, शहरी इलाके के क्या मापदंड बताए गए हैं? कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 75% पुरुष खेतीबाड़ी के अलावा अन्य कार्य करते हो, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो शहरी इलाके के जो मापदंड हैं वो उपरोक्त सभी बताए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, यह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है, राइट है। सेकंड, चुनाव आयुक्त स्वायत्त होते हैं, राइट। थर्ड, इसका यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त का एवं इसके कार्यालय का संबंध भारत के किसी भी चुनाव आयोग से नहीं होता है, और उपरोक्त सभी। तो राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 है,
सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है? 31%, 41, 54 या फिर 36? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लगभग 31%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आज ग्रामीण भारत पंचायत में आज ग्रामीण भारत में पंचायत की त्रिस्तरीय बनावट में पंचायतों की संख्या कितनी है? जिला पंचायत 6000, मध्यवर्ती पंचायत 60,000, एक सेकेंड, हाँ एक बार दोबारा दिखेंगे। जिला पंचायत 600 है, मध्यवर्ती 6000 है, ग्राम पंचायत 2,40,000 है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, शहरी भारत में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 2400, 3400, 1400 या 1300? तो शहरी भारत में नगर पालिका की जो संख्या है वो लगभग 1400 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान भारत में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कहाँ कहाँ और कितनी है? पहला, 200 महिला जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे कि 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा ताल्लुक पंचायत की अध्यक्ष हैं। ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन है कि ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान भारत में शहरी पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कहाँ कहाँ और कितनी है? पहला, नगर निगम में लगभग 30 महिलाएं मेयर यानी कि महापौर हैं। सेकंड, नगर पालिकाओं में लगभग 500 से ज़्यादा महिला अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। थर्ड, लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी, बेसिकली ये प्रधानी नहीं प्रधानी है, लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथों में है। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। सबसे आखिरी प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी कमियां हैं? फर्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में गुटबंदी और भ्रष्टाचार है, राइट है। अशिक्षा एवं गरीबी के कारण पंचायती राज व्यवस्था की प्रति उदासीनता है, राइट है। थर्ड, इस व्यवस्था में पर्याप्त धन की कमी है जिसकी वजह से पंचायतों के लिए अपर्याप्त सहायता और अनुदान यहाँ पे दिखाई देता है, और उपरोक्त सभी। तो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में उपरोक्त सभी कमियां यहाँ पर दिखती हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ बच्चों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।